अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्केमिस्ट। दिस वीडियो इज़ अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बारे में, इक्वेशन के बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स होने वाले इसमें और साथ साथ इनके MCQs भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ MCQs लास्ट में भी हैं और इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं। क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अगर कोई गैस है हमारे पास, ठीक है, कोई गैस है, हम उसको हीट करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, डी एक्साइट होंगे और इस तरह से एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो एक स्पेक्ट्रम शो करेंगे। स्क्रीन पे एक स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। उसने रदरफोर्ड मॉडल इसीलिए फेल हो गया था क्योंकि उसने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था कि एटम के स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस प्रेजेंट नहीं थी, तो वो लाइंस क्यों नहीं प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इस टॉपिक में यानी कि बोहर ने जो एक्सप्लेन किया कि क्यों वो लाइंस जो थी वो स्पेक्ट्रम में नहीं प्रेजेंट थी, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो बोहर ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, इनकी एक फिक्स्ड हास एनर्जी होती है। इन सब ऑर्बिटल्स की जैसे पहले की है -13.6, सेकंड की है -3.4, थर्ड की है -1.5, फोर्थ की है -0.85, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है जब जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिटल से, जब उसकी जहाँ पे उसकी एनर्जी -13.6 थी, उसने जाना है सेकंड ऑर्बिटल में जहाँ पे उसकी एनर्जी -3.4 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको तकरीबन 10 की अमाउंट में इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। 1 से 2 में जंप करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि -3.4 ज़्यादा है, -13.6 क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा एनर्जी ऑब्जॉर्व करके। सेकंड में गया, उसको अनस्टेबल फील हुआ, उसने कहा नहीं मैं न्यूक्लियस के पास रहना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं स्टेबल फील कर रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डी एक्साइट कर जाएगा और फर्स्ट में आ जाएगा। और जब डी एक्साइट करेगा और फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी यहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। जो उसने 10 की ऑब्जॉर्व की थी, फॉर एग्जांपल 10 की ऑब्जॉर्व अगर की थी तो 10 की अमाउंट में एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा और फिर हम एक स्पेक्ट्रम शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसी तरह से अगर सेकंड फर्स्ट से थर्ड में जाता वो और फिर एनर्जी रिलीज़ करता, कुछ लाइन शो होती, कुछ स्पेक्ट्रम में लाइन शो होती, ठीक है। इसी तरह से -1.51 से अगर इधर से इधर जाता तो फिर कुछ लाइन शो होती, 0.85 से फर्स्ट में जाता तो फिर कुछ एनर्जी रिलीज़ करता और स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन शो करता। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पे कुछ खास एक अमाउंट में एनर्जी है, ये नहीं कि 1 एनर्जी भी रिलीज़ कर रहा है, फिर 2 भी कर रहा है, 1.2 भी कर रहा है, 1.3 भी कर रहा है, 1.4 भी कर रहा है, 1.5, 3.2, 3.3, ऐसे नहीं है। ये 1.5 फन कर रहा है, फिर -0.85 कर रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, -3.4 कर रहा है, -13.6, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होगी। ये नहीं है कि सारी यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स बने हुए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे बने, सारे नहीं बने हुए, ठीक है। तो इस वजह से जो थी कुछ लाइंस जो थी वो एब्सेंट थी। फॉर एग्जांपल ये एक स्पेक्ट्रम है, तो 1 की एनर्जी रिलीज़ की तो 1, 3 की एनर्जी की तो 3, 0 की तो यहाँ पे 0 की लाइन मैंने लगा दी है, ठीक है। 13 की तो 13 की लगा दी, 9 की 9 की लगा दी, ठीक है। तो ये बीच में जगह जो है वो खाली है, कुछ लाइंस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यही वाली एनर्जी जो रिलीज़ करते स्पेक्ट्रम में वही लाइंस नज़र आई, क्योंकि हमने कहा कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, वो फिक्स्ड होती है। ये नहीं है कि 1 का भी ऑर्बिटल है, 2 का भी, 2 एनर्जी का भी ऑर्बिटल है, 3 का भी, ऐसे नहीं होता। कुछ खास कुछ फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, बोहर ने एक्सप्लेन किया हमें। और बोहर ने ये रदरफोर्ड में जो फेलियर था उस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि जो एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी फिक्स्ड होने की वजह से कुछ ही अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होती है, इसीलिए कुछ लाइंस जो होती हैं नज़र आती हैं और कुछ लाइंस हमें एनर्जी नज़र नहीं आती, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लेमन सीरीज़ पर। अच्छा, अब ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सेकंड से फर्स्ट में जाए इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके, मतलब 1 से 2 में अगर गया है, फिर 2 से 1 में गया है, इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड से फर्स्ट में जाए, इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड से फर्स्ट में जाए डी एक्साइट होकर, इलेक्ट्रॉन अगर 4 से फर्स्ट में जाए डी एक्साइट होकर, 5 से फर्स्ट में जाए, 6 से फर्स्ट में जाए, ठीक है, इस तरह से जिस मर्जी से फर्स्ट में जाए। तो उन्होंने कहा कि जो इस केस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना,
कि जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये मैंने ऐसे आपको ड्रा करके दिखाया कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और फिर इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ये वाला इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 1 में गया है, 6 से 1 में गया है, 5 से 1 में गया है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 4 से 1 में गया है जो एनर्जी रिलीज करेगा, और या 3 से 1 में गया है, 2 से 1 में गया, इलेक्ट्रॉन जिस पी ऑर्बिटल से 1 में जाएगा और जो एनर्जी, जिस अमाउंट में वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, जब पी इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिटल में जाए, 6 से फर्स्ट ऑर्बिटल में जाए, 5 से फर्स्ट ऑर्बिटल में जाए, 4 से जाए, 3 से जाए, 2 से जाए, जो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, ये जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है और इन ऑर्बिटल से फर्स्ट ऑर्बिटल में मूव करता है, तो इस सीरीज को उन्होंने नाम दिया लेमन सीरीज, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब सेकंड ऑर्बिटल में जाए, किसी भी ऑर्बिटल से सेकंड में जाएगा, तो बाल्मर सीरीज का नाम दिया। इसी इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिटल में जाएगा किसी भी से, ठीक है, तो उन्होंने किसका नाम दिया, पास्शियन सीरीज का नाम दिया। इसी तरह से ब्रैकेट सीरीज का 4 में जाएगा तो ब्रैकेट होगा, फंड सीरीज का नाम दिया अगर 5 में जाएगा ऑर्बिटल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 1 में जाएगा तो लेमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 2 में जाएगा तो बाल्मर सीरीज, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर यानी कि जंप करके 3 में जाएगा तो पास्शियन सीरीज, इलेक्ट्रॉन जंप करके 4 में जाएगा तो ब्रैकेट, इलेक्ट्रॉन जंप करके 5 में जाएगा तो फंड सीरीज इसको कह देंगे। और जितनी ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसकी वेवलेंथ देखी, और यूवी ये सारी किस में फॉल कर रही थी, यूवी रीजन में फॉल कर रही थी, ठीक है। हमने देखा कि ये यूवी रीजन की वेवलेंथ की रेंज में आ रही थी, ठीक है। बाल्मर सीरीज जब हमने देखी, इलेक्ट्रॉन जब जंप करके सेकंड ऑर्बिटल में आ रहा था और जो एनर्जी रिलीज कर रहा था वो एनर्जी फॉल करती विजिबल रीजन में, जो लाइट हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पास्शियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज जो थी वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल कर रही थी। तो IR मैंने इसलिए लिखा हुआ इंफ्रारेड रीजन और इंफ्रारेड रीजन। ये चीज़ हमें सिंपल सी एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि लेमन सीरीज़ किसको कहते हैं, बाल्मर किसको, पास्शियन किसको, ब्रैकेट, फंड सीरीज़ किसको कहते हैं और ये किस किस में फॉल करती हैं, ठीक है। यूवी रीजन में ये फॉल करती है, बाल्मर विजिबल में फॉल करती है, पास्शियन, ब्रैकेट और फंड किस में फॉल करती हैं, IR रीजन यानी कि इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो चीज़ सीखनी है वो है फार्मूला, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाता है कि लेमन सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालें या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालें, बाल्मर सीरीज़ की शॉर्टेस्ट या पास्शियन की आ जाती है, ब्रैकेट या फंड की आ जाती है, तो हमने फाइंड आउट करना है किस फार्मूले के ज़रिए, इस फार्मूले के ज़रिए। तो इसने आपने इसका सही से रट्टा मार लेना है, ठीक है। 1/λ r, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, r क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 का स्क्वायर, n1 क्या है जहाँ पे ये फॉल कर रहा है, यानी कि लेमन सीरीज़ में n1 होगा 1, बाल्मर में होगा 2, पास्शियन में होगा 3 और ब्रैकेट में 4 और फंड में क्या होगा 5। और जहाँ से फॉल कर रहा है n2 आपको गिवन है, जिस तरह से भी है, ठीक है। तो जहाँ से फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल 2 से फॉल कर रहा है, 3 से कर रहा है, 4 से कर रहा है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे n1 की वैल्यू पुट करेंगे, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे, r से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि लेमन सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालें, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए लिखा है कि 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी ये ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन जंप करके 1 में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जंप करके 1 में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे जब जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, हमें पता है। हम देख लेते हैं, फिर दोबारा से देख लेते हैं, याद ना रही हो तो। पहले की एनर्जी कम, फिर माइनस में क्योंकि है तो माइनस में छोटी रकम ही बड़ी होती है, ठीक है, पता ही होगा आपको। अच्छा, -13.6 है कम एनर्जी, -3.4 ज़्यादा एनर्जी हुई, -1.51 और ज़्यादा हुई, -0.85 और ज़्यादा हुई, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो एनर्जी 1 से 2 में ज़्यादा, 2 से 3 में ज़्यादा, 4 में ज़्यादा, 5 में ज़्यादा, इन्फिनिटी में और ज़्यादा। तो एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बड़े शेल की तरफ मूव करते हैं, एनर्जी भी क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो अब एनर्जी का हमें ये बात हमें ज़रूर याद होनी चाहिए, एनर्जी का फार्मूला क्या है, hc/λ। एनर्जी और लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी ज़्यादा लैम्डा कम,
ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें ना, कोई चीज़ फॉर एग्जांपल लैम्डा से इन्फिनिटी से आ रही है 1 पर, इसकी एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस। लैम्डा और 1 का एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फॉल करके 1 में आ रहा है तो उसका एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या उसका लैम्डा ज़्यादा होगा या कम होगा? डिफरेंस ज़्यादा, तो मैंने आपको बताया था अगर एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा क्या होगा, कम। एनर्जी कम तो लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो क्योंकि इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो अगर हमें कहा जाए लेमन सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करें, तो हमने याद रखना है किसी भी सीरीज़ की फाइंड करें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो हमने n2 में जो चीज़ पुट करनी है वो होगी इन्फिनिटी, क्योंकि डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से लैम्डा क्या है, कम है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसी से निकलेगी। ठीक है। अगर यहाँ पे n1 की जगह हम क्या लिखेंगे, लेमन सीरीज़ की केस में 1 लिखेंगे, बाल्मर सीरीज़ के केस में 2 लिख देंगे, इसी तरह से ब्रैकेट में 3 लिख देंगे, पफंड में भी, सपाशन में, मतलब अकॉर्डिंग टू द सीरीज़ हम 1 की जगह हम पुट करते जाएंगे। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जाए तो n2 की जगह हमेशा हम इन्फिनिटी ही पुट करेंगे। ठीक हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये तो कोई 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी ख़त्म। तो फिर हम क्या करेंगे, जी क्या था, जी हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो अच्छा जी जो है वो हाइड्रोजन यानी कि एटॉमिक नंबर जी इसका लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 1 आ गया, 1 बाई लैम्डा आ गया। ठीक है। एक चीज़ हमने याद रख लेनी है, 1 बाई आर की वैल्यू आपने हमेशा याद रख लेनी है। क्यों? क्योंकि हमने लैम्डा निकालना होता है। ठीक है, रख लेना है, क्योंकि जब हम 1 बाई लैम्डा को लैम्डा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादातर वेवलेंथ ही फाइंड करनी होती है, तो वेवलेंथ जब आप फाइंड करेंगे तो बजाय हम 1 बाई आर की वैल्यू याद रखें, हम 1 बाई आर की याद रख लेते हैं। ठीक है, 1 बाई आर की वैल्यू है 911, और इस तरह से हमें फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम इस तरह से करके फाइंड आउट कर लेंगे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी है, और इस वाली की आगे लेमन सीरीज़ के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आगे 911। ठीक है, हमने फाइंड आउट करनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है लेमन सीरीज़ की। तो n1 जो है, n1 तो है हमारे पास 1 ही होगा। ठीक है, n2 क्या होगा, 2। शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है। एनर्जी डिफरेंस सबसे कम किस में है, इसमें है, तो एनर्जी डिफरेंस क्योंकि कम है तो लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, n1 की जगह तो हमने 1 पुट कर लिया, और n2 की जगह हमने 2 पुट कर लिया, 2 टाइम 4 हो गया, 1 टाइम 1 हो गया। जी की जगह हमने 1 पुट कर लिया, अटोमिक नंबर 1 था हाइड्रोजन का, तो 1 पुट कर लिया। ये इस तरह से आगे एलसीएम लिया, 4 टाइम 4 होता है तो 4 आ गया, -4 1 टाइम 4 होता है तो 1 आ गया, 4 में से 1 निकाले 3 आ गया, 3/4। तो हमने लैम्डा फाइंड क्योंकि करना होता है, वेवलेंथ फाइंड करनी होती है, तो लैम्डा हम लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। और ये भी जब यहाँ पे चीज़ उल्ट करते हैं ना, मतलब ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, क्योंकि लैम्डा ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने लैम्डा फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये आर नीचे आ जाएगा, 1/r हो जाएगा, और 4/3 हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हम कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, और 1/r की वैल्यू 911 थी, तो फिर 911 को इससे हमने मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड किया। तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, 911 को मैंने अब 9-10 करके आसानी, मतलब अगर आंसर में, अगर आपके पास ऐसा MCQs आया है जिसमें आंसर में काफ़ी डिफरेंस है, पॉइंट इस तरह से डिफरेंस नहीं है, 1-2 का डिफरेंस नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फाइंड मुश्किल हो रही है तो आप 9-11 को 9-10 कर दिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके ना फाइंड कर सकते हैं, 9-12 कर दिया, ताकि आसानी के साथ कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, इस तरह से करके हमने क्या कर लिया, इसको आंसर आ गया हमारा 1216। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर आ जाए बाल्मर सीरीज़ के केस में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करें, तो हमें पता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम n2 की जगह हमेशा इन्फिनिटी ही पुट करते हैं, चाहे कोई भी सीरीज़ हो। ठीक है, लेकिन बाल्मर सीरीज़ के लिए n1 क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे मैंने गलती से 1 लिख दिया है। लेमन सीरीज़ के लिए जैसे n1 क्या था, 1 था, बाल्मर सीरीज़ के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5, इस तरह से हम करके पुट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 टाइम 4 हो जाएगा, 1/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे r आ जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4r बचेगा, और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 1 बाई लैम्डा को हम लैम्डा करेंगे तो r जो है 1/r हो जाएगा, और 1/4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/4 4 हो जाएगा, r जो है 1/r आ जाएगा, और 1/r की वैल्यू हमारे पास 911 होती है, तो 911 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3644 आंसर हमारे पास आ जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज़ की जो होती है वो क्या होगी, 3644। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे।
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या आ जाएगी, मैंने पहले बताया था कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है N1 की जगह तो हम 2 ही पुट करेंगे क्योंकि बाल्मर सीरीज़ का N1 जो है वो 2 होता है। और सबसे शॉर्ट जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 3 और 2 के दरमियान होता है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे। 3 3 सा 9 हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा और हम एलसीएम ले लेंगे। 9 और 4 का एलसीएम 36 आ जाता है। 4 9 टाइम 36 होता है, 9 4 टाइम 36 होता है। 9 में से 4 निकाले 5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। ठीक है, 5/36 हम लिख देंगे। 1/λ लैम्डा में हो गया, r 1/r में हो गया और 5/36 36/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/r जो है 911 उसकी वैल्यू आ जाएगी और मैंने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6552। तो आपने याद रख लेना है, पहले की जो लेमन सीरीज़ का फर्स्ट वाली थी लाइन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी वो 911 थी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उसकी 1216 थी। बाल्मर सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो थी 3644 थी और इसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो 6552 है। ठीक है, 6552। ये थोड़ी ये बेशक याद रख लें ये वैल्यूज़, नहीं तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आ जाता है हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करें तो हमने क्या करना है, फार्मूला याद रख लेना है N2 - N1। ठीक है, और N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला हमने सही तरह से याद रख लेना है। जो N1 गिवन होगा N1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, जो N2 गिवन होगा उसके N2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, N2 की जगह जैसे यहाँ पे 4 गिवन है तो 4 पुट किया, N1 की जगह 2 पुट कर लिया, इस तरह से N2 की जगह 4 पुट कर लिया, N1 की जगह 2 पुट कर लिया और +1 किया तो आंसर आया 4 में से 2 निकाले 2 आ गया। 4 में से 2 निकाले 2, 2 + 1 3 आ गया और 2 और 2 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर हमें कहा जाए कि 3 से लेकर 1 तक स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड करें, इसका मतलब है 3 से 1 पे जंप करके जा रहा है तो N2 जो हमारे पास 3 है और N1 हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो हमने साइड पे करके लिख लिया, फिर हमें पता चला N1 1 है, N2 3 है, तो फिर हमने N2 की जगह 3 और N1 की जगह 1 पुट किया। इसी तरह से N2 की जगह 3 N1 की जगह 1 पुट किया और +1 किया, +1 - 1 कैंसिल हो गई, यहाँ पे 3 आ गया, 3 में से 1 निकाले तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 था और 2 और 2 कैंसिल हुए, हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से किसी भी चीज़ की किसी भी ट्रांजिशन की हम स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड कर सकते हैं। 4 से 2 की हमने फाइंड की है, यहाँ पे 3 से 1 की है, तो इसी तरह से किसी 5 से 2 4 से 1 कोई भी हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ याद रखने वाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कि जो गैमा रेज होती है उसकी सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, फिर एक्स रेज आती है उसकी थोड़ी सी हाई होती है, उससे फिर यूवी की उससे ज़्यादा होती है, विजिबल की उससे ज़्यादा। तो ये आपने ना याद रख लेना कि किसकी सबसे लोएस्ट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, किसकी सबसे हाईएस्ट है, विजिबल की क्या है 400 से 750 नैनोमीटर। ठीक है, और अगर इस तरह से भी याद रख लेंगे कौन किससे पहले आता है, कौन किससे बाद, कौन किससे ज़्यादा है, तो ये भी ठीक है कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गैमा रेज की सबसे कम होती है, एक्स रेज की उससे ज़्यादा, यूवी की उससे ज़्यादा, विजिबल की उससे ज़्यादा जो होती है 400 से 750 नैनोमीटर, इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा, माइक्रोवेव की उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की होती है हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, विजिबल में जो लाइट हमें नज़र आती है, यानी कि कौन कौन से नज़र कलर्स आ जाते हैं इसमें, विबग्योर आ जाते हैं, वायलेट आ जाता है, ब्लू आ जाता है, ग्रीन आ जाता है, येलो आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है और रेड आ जाता है। तो ये हमारे पास सारे कलर्स जो इन वेवलेंस में फॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है कि द ऑब्जर्वेशन इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इंडिकेट्स, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम जो आया था, जैसे हमने कहा था ना रदरफोर्ड जो है लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम का जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो कुछ लाइंस जो थी एब्सेंट थी, इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों कुछ लाइंस जो है वो नज़र नहीं आ रही और कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो बोहर ने कहा कि हाँ कुछ लाइन नज़र आती है और कुछ नहीं आती, क्योंकि एनर्जी क्या है क्वांटाइज है, हर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है क्वांटाइज है। तो एक खास अमाउंट में की जब एनर्जी एक ऑर्बिटल की है तो वो जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है, फॉर एग्जाम्पल 2 से 1 में जंप करेगा तो एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज़ करेगा, तो एनर्जी इज क्वांटाइज, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा टिक। ओके, देन हमारे पास आ जाता है फर्स्ट एमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन बाल्मर्स सीरीज। फर्स्ट एमिशन लाइन यानी कि फर्स्ट वाली लाइन कौन सी है, फर्स्ट वाली लाइन वही है हमारे पास N1 क्या होता है बाल्मर सीरीज का 2 होता है और फर्स्ट लाइन हमारे पास कब आती है जब 3 से 2 में जंप होता है। ठीक है, तो 3 से 2 में जंप होता है तब आती है, तो 3 3 टाइम 9 कर लेंगे, 2 टाइम 4 कर लेंगे और इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब हम देखते हैं आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ है। आंसर जो है हमारा लिखा हुआ है 5r/36 की फॉर्म में, यानी कि r ऊपर लिखा हुआ है, तो हम इसी तरह से हम आंसर निकाल लिया, आगे सॉल्व इसको नहीं किया, 5r/36। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। मैक्स प्लैंक के थ्योरी पढ़ें जो क्वांटम थ्योरी है, उसके मुताबिक उसने कहा कि जो एनर्जी होती है वो ख़ास पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, एनर्जी एक
पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो खास अमाउंट ऑफ एनर्जी के होते हैं, और उन पैकेट्स को उसने बोला क्वांटा या फोटोन भी कहते हैं उसको। उसने कहा कि ये जो क्वांटा है इनकी जितनी एनर्जी होगी उतनी ही इनकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और जो कांस्टेंट यूज़ किया वो था एच, प्लैंक्स कांस्टेंट उसने यूज़ कर लिया। उसने कहा वी जो है वो सी बाय लेमडा के अगर इक्वल है, तो अगर हम पुट करें वी की जगह सी बाय लेमडा तो ये आ जाएगा हमारे पास एच सी बाय लेमडा आ जाएगा। और एच की वैल्यू हम उसने दे दी जो है हमें 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड दे दी, ठीक है। इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इस तरह से उसने न्यू एक बात कर दी कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो कर रही है, ना कि सिर्फ वो वेव है इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल भी होती है। कि पार्टिकल क्या होता है कि छोटे छोटे जिसके पैकेट्स हों, छोटे छोटे पोर्शंस हों जिसके, इस तरह से लाइट के भी छोटे छोटे पैकेट्स हैं, छोटे छोटे पोर्शंस हैं, जिसको उसने किसका नाम दिया, क्वांटा का नाम दिया। इसके बाद डी ब्रॉगली ने क्या किया, एक न्यू कॉन्सेप्ट लाया। उसने कहा कि नहीं, सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि जितने भी मैटर हैं जो मोशन में हैं, वो सारे के सारे डुअल नेचर शो करते हैं। वो वेव के तौर पर भी एक्ट करते हैं और पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट करते हैं, ठीक है। उसने कहा चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, वो सारे क्या करेंगे, वेव के तौर पर भी एक्ट करेंगे और पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट करेंगे। तो इसके लिए उसने थोड़ी सी कैलकुलेशंस की, जो क्या थी, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या ये पार्टिकल तो है हमें पता है, तो क्या ये वेव के तौर पर भी एक्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, मैस लिया जो कि 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31, ठीक है। इसके लिए उसने क्या किया, एक फार्मूला बनाया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन का फार्मूला है जो पार्टिकल के लिए है। E इज इक्वल टू एच वी जो एक वेव के लिए फार्मूला है। दोनों को जब एनर्जीज को इक्वल किया तो ये हमारे पास हमें पता है वी इसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है। इस वी की जगह हमने ये सी बाय लेमडा पुट कर जब किया तो ये हमारे पास आंसर आया। फिर इसको और इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये क्या, एम सी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा आ गया हमारे पास, एम सी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा, ठीक है। एम सी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा आ गया। फिर क्योंकि हमने लेमडा निकालना है तो लेमडा हम ऊपर लेकर चले गए और ये 1 बाय एम सी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, लेमडा बाय एच हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लेमडा को इस साइड पे रखा और एच को उस साइड पे जाके यहाँ पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लेमडा का फॉर्मूला हो गया लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। फिर उसने इससे कैलकुलेशंस की, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम सी या एच बाय एम वी से उसने कैलकुलेशन की। उसने कहा कि एच की वैल्यू जो है वो उसने निकाली थी 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो हमें पता है पहले ही, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बोहर ने निकाली थी 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो उसने ये वाली वैल्यूज़ जो है वो पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.33 नैनोमीटर। और ये बहुत ही एक अच्छी वैल्यू वेवलेंथ की आ रही थी। तो उसने कहा यानी कि इससे प्रूफ हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ही वो सिर्फ पार्टिकल है बल्कि वो क्या है, वेव भी है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो वेव नेचर शो करते हैं। लेकिन उसने बात ये की हुई थी कि सारे पार्टिकल्स जो हैं जो मोशन में होते हैं वो क्या हैं, वो वेव नेचर शो करते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ। फिर उसने कहा, फिर उसने जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो उसने देखा कि सारे मूविंग पार्टिकल्स वेव नेचर शो नहीं कर रहे। तो उसने फिर एक हाइपोथेसिस दी। उसने कहा कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है वो वेव नेचर शो करते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो बहुत छोटे हैं, माइक्रो लेवल पर हैं, माइक्रो हैं, बहुत स्मॉल है, वो वेव नेचर शो करेंगे। उसके अलावा पार्टिकल्स वेव नेचर शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्टोन का मैस ले लेते हैं 1 ग्राम, ठीक है। और एक स्टोन की जो वेलोसिटी है वो हम ले लेते हैं, यानी कि हमने फेंका स्टोन को, पत्थर को हमने फेंका तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको फेंका। तो हम इस पर अप्लाई करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी आ गया। एच की वैल्यू 6.60 ×10⁻34 होती है। मैस की वैल्यू हमने 1 ग्राम को केजी में जब किया तो 10⁻³ केजी हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो 10 आ गई, ठीक है। जब कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आया 6.63 ×10⁻30 मीटर्स -30 है, ठीक है। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसकी वजह से हमें पता चला कि बाकी जो पार्टिकल है, हालांकि स्टोन कितना स्मॉल है, ठीक है, छोटा सा है, लेकिन इसके बावजूद वो भी जो है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू इतनी स्मॉल आ रही थी कि हम कह सकते हैं कि ये वेवलेंथ नहीं है, ये वेव एज अ वेव एक्ट नहीं करता, ठीक है, एज अ पार्टिकल ही एक्ट करता है। तो इसीलिए डी ब्रॉगली ने क्या क्या हाइपोथेसिस दे दी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ही सिर्फ वेव नेचर शो करते हैं। अच्छा, ये क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन आया था, अगर इलेक्ट्रॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी के फाइंड इट्स डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ।
अगर हमारे पास आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी के है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात की जाती है और वेवलेंथ की बात की जाती है, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला कैसे होगा, हम क्या करेंगे, लेमडा का फार्मूला यानी कि वेवलेंथ का फार्मूला लिख लेंगे, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, पी क्या हमारे पास मोमेंटम होता है, पी एच बाई एम वी होता है ना, तो मैंने पी करके इसको लिख लिया, ठीक है, पी क्या है हमारे पास मोमेंटम, तो पी इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। अब पी वाले फार्मूले को हम पी इज इक्वल टू एम वी वाले फार्मूले को अरेंज करके v की वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है, जैसे v को इस साइड पे रखा और m जो है यहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, p बाय m बन गया, ठीक है। अब v इज इक्वल टू p बाय m को मैं क्या करूँगी, ये वैल्यू बन गई है v की, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे पुट हो सकती है, ठीक है, फिर इस तरह से मैं यहाँ पे पुट कर लूँगी, p क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और m भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक m इस m से कट जाएगा, ठीक है, पीछे एक m बच जाएगा, जो नीचे लिख लिया मैंने, p स्क्वायर ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से एक फार्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का 1/2 p स्क्वायर बाय m आ जाएगा, ठीक है, या p स्क्वायर बाय 2m सिंपल हम कह सकते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने फार्मूला लिख लिया p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। अब हमारे पास p यानी कि मोमेंटम का फार्मूला क्या आ जाता है, 2m यहाँ से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 2m के ई लिख लिया, अंडर रूट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाने के लिए हमने यहाँ पे भी अंडर रूट लगाया, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ वाला तो कैंसिल हो गया ना, लेकिन यहाँ वाला अंडर रूट रह गया है, ठीक है, तो अंडर रूट 2m के ई आंसर आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी के है, काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम है, इसका रिलेशन आ जाए, या क्वेश्चन आ जाए काइनेटिक एनर्जी आपकी ये है और तो मोमेंटम फाइंड करें, तो हमने मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की पुट कर लेनी है और मोमेंटम, मास की वैल्यू तो हमें पता ही है और मोमेंटम फाइंड कर लेना है। या आपके पास ऐसे आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी के है, उसकी मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी गिवन है उसकी de Broglie's वेवलेंथ फाइंड करें, तो आपने सिंपल इसको क्या किया है, h बाई p की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2m के ई, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है, तो हमने यहाँ पे सिंपल h की वैल्यू h यहाँ पे ऐसे लिख लिया और p की वैल्यू क्या थी 2m के ई, तो मैं यहाँ पे मूला लगा देना, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 2m h बाई अंडर रूट 2m के ई, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने क्या कहा था, जैसे पहले बात हो चुकी है कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, अगर वो मोशन में होंगे तो वेव नेचर शो करेंगे, ठीक है। इस साथ इसने भी यही कह दिया था कि मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेव नेचर शो करते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो उसकी पोजीशन है डेल एक्स यानी कि पोजीशन है और डेल पी यानी कि जो उसका मोमेंटम है, ठीक है, एस यानी कि पोजीशन जो है और पी यानी कि जो उसका मोमेंटम है, उन दोनों को सिमुल्टेनियसली एक साथ एक्यूरेटली बिल्कुल सही तरीके से मेजर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है, या तो इसमें एरर आ जाएगा, इसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, या इसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है, तो ये मेजर हम नहीं कर सकते। जैसे कि उसने कैसे एक्सप्लेन किया इसको, क्वांटम इफेक्ट इस बात को एक्सप्लेन करता है कि कैसे कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ क्यों नहीं मेजर की जा सकती। तो किया क्या, पहले विजिबल लाइट इसमें से पास कराई, विजिबल लाइट का आपको पता है जो हम आम आंख से नजर आती है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो विजिबल लाइट उसके साथ टकराई ही नहीं, ठीक है, और हम उसकी पोजीशन मेजर कर ही नहीं सकी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, एक्सरेज ली, एक्सरेज जिनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, हमने पढ़ा है कि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है, तो ये जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ तो टकरा गई, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई तो इन्होंने पोजीशन इसकी मेजर कर ली, ठीक है, पोजीशन बता दी कि कहाँ पे है ये, लेकिन जब ये इसके साथ टकराई इलेक्ट्रॉन के साथ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ का क्या है, इनवर्स रिलेशन है, तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जब वो इसके साथ टकराई तो इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हुई और ये जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करने शुरू हो गया। जब ये मूव किया यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। जब रेज़ जो जिनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, जब ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगी तो इसकी पोजीशन तो मेजर कर लेंगी, लेकिन क्योंकि इनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हमें पता है कि फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ई और लेमडा का हमें पता है कि इन्वर्स रिलेशन होता है, तो लेमडा की वैल्यू
थोड़ी होने की वजह से, स्मॉल होने की वजह से एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी। तो जब ये टकराएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन के साथ जब टकराएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करने पड़ जाएगा, स्पीड के साथ मूव करने पड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्पीड वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से इसका मोमेंटम भी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पोजीशन तो मेजर कर लेंगे इसकी एक्सरे से, लेकिन हम इसकी मोमेंटम मेजर नहीं कर सकेंगे। ओके, इस तरह से हाइजेनबर्ग ने एक फार्मूला दे दिया डेल एक्स डेल पी, यानी कि डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि कोई भी एरर आ रहा है पोजीशन में, अनसर्टेनिटी आ रही है मोमेंटम में, कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है मोमेंटम में। ठीक है, वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, उसकी वैल्यू हमेशा यही आएगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा हो कि डेल एक्स, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये फार्मूला, अच्छा अगर हमारे पास ऐसे हो डेल पी जो है वो ज़ीरो हो, डेल पी ज़ीरो है, यानी कि या फॉर एग्जांपल डेल पी ज़ीरो है, ये डेल एम ज़ीरो है तब भी डेल पी ज़ीरो हो जाएगा, ये डेल वी ज़ीरो है तब भी डेल पी ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल पी हम अगर देखते हैं कि ज़ीरो है, यानी कि कोई भी मोमेंटम में कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी एरर नहीं है, हमने एक्यूरेटली मोमेंटम को मेजर कर लिया है। तो फार्मूले में लगा के देखते हैं, डेल पी इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल पी को है जो है हमने इस साइड पे जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब डेल पी को ज़ीरो के इक्वल लिखा, या फार्मूला देख लें ये कैसे है, डेल एक्स डेल पी होता है ना, यहाँ पे डेल पी था। ठीक है, डेल पी को यहाँ पे जाकर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डेल पी की वैल्यू पुट कर दी ज़ीरो। तो 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी होता है। तो जब मोमेंटम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी अनसर्टेनिटी ज़ीरो थी, उसकी अनसर्टेनिटी क्या थी, ज़ीरो थी, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। यानी कि आप डेल एक्स को मेजर नहीं किया जा सकता, वो इतनी ज़्यादा है, इतनी इनफाइनाइट है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसी तरह से वाइस वर्सा कि हम अगर डेल एक्स की वैल्यू को ज़ीरो रख लें, ठीक है, डेल एक्स की वैल्यू को ज़ीरो रख लें, यहाँ पे डेल पी रख लेते हम, यहाँ पे डेल पी रख लेते और डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रख लेते, तो 1/0 आ जाता, और डेल पी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाती। यानी कि अगर डेल एक्स में पोजीशन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो मोमेंटम में मोमेंटम जो है वो इनफाइनाइट आएगा, उसको मेजर नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि पोजीशन जो है वो मतलब जो डेल एक्स है वो हमारे पास 1.1 एंगस्ट्रॉन है, तो फाइंड एरर इन मेजरमेंट मोमेंटम, तो मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम में एरर फाइंड करें। तो डेल एक्स हमें पता है, उसकी हमने वैल्यू लिख दी, एंगस्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। डेल पी हमने ऐसे लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू एच की वैल्यू होती है 6.60 × 10⁻34, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये सारी हमने पुट की, ये जो है यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जी डिवाइड कर दिया मैंने इसको और इनको फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि पोजीशन ये है, मोमेंटम फाइंड करें, मोमेंटम ये है, पोजीशन फाइंड करें। अगर उसमें एरर का वर्ड यूज़ हो रहा है ना, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो आपने ये फार्मूला लगाना है, डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ठीक है, हमारे पास MCQs आ जाते हैं कि अगर ऐसा आ जाता है डिफरेंट लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी जो लाइमन सीरीज है उसकी लाइंस किस रीजन में फॉल कर रही हैं। तो हमने याद किया है लाइमन, यानी कि पहला वाला और पहले वाले की लाइन कहाँ पे फॉल करती है, यूवी रीजन में फॉल करती है, दूसरे वाले की विजिबल रीजन में, बाकी तीन की इंफ्रारेड रीजन में। तो लाइमन सीरीज का आंसर क्या हुआ, यूवी रीजन। ठीक है, बोहर के ड्रॉबैक्स ये थे कि जो उसने मॉडल एक्सप्लेन किया, एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया, वो उसने एज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे काम किया कि ऐसी स्पीशी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उनके बारे में उसने बताया सिर्फ। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर दोनों निकाल दिए जाएँ तो एक ही बचेगा। इस तरह से बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर 3 निकाल दिए जाएँ तो एक ही बचेगा। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे इसने काम किया। और जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर लगा के देखा गया तो स्पेक्ट्रम जो था वो अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा था, यानी कि सिर्फ लाइंस जो उसकी लाइंस थी वो ओवर मोर क्लोजली स्पेस लाइंस पे मुश्तमिल थी, यानी कि बहुत फाइन लाइंस जो है वो भी शो हो रही थी हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में। ठीक है, जो बोहर के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। इस तरह से बोहर जो है इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल लेकर चला और इसने जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स रिवॉल्व कर रहा होता है और सिंगल प्लेन में एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब किया। लेकिन रिसर्च ने ये शो किया कि जो एटॉमिक मॉडल है
ठीक है। उन्होंने ये शो किया इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक मॉडल है वो 3D एटॉमिक मॉडल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ पार्टिकल नहीं एज अ वेव एक्ट करेगा और ये 3D एटॉमिक मॉडल बनाएगा। जब एटम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया तो उसकी जो लाइन्स थी, स्पेक्ट्रल लाइन्स थी, वो स्प्लिट कर गई। ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एटम को प्लेस किया गया तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन्स थी वो स्प्लिट कर गई। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को बोला गया जीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्प्लिटिंग को बोला गया स्टार्क इफेक्ट। ठीक है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, जी से जीमन, एम से मैग्नेटिक फील्ड, ई से इलेक्ट्रिक और एस से स्टार्क इफेक्ट है। ZMES करके याद रख लें तो ये आ सकता है MCQs में कि कौन से इफेक्ट को क्या बोला जाता है और इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वांटम नंबर्स कैसे आए? कि हुआ ऐसे कि हमने जैसे कहा कि बोर जो है वो 3D एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इलेक्ट्रॉन को जो श्रोडिंगर आया, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर किया। ठीक है। तो उसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एज अ वेव इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना आसान नहीं था। 3D एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना आसान नहीं था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको पता लगाने के लिए उसने दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो उसके सोल्यूशन में हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स आए, जो कि थे हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स आए, जो कि थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, एज़िमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ जाता है N। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल्स के बारे में बताता है, जैसे कि L, M, N। पहले शेल को K कहेंगे, दूसरे को L कहेंगे, तीसरे को M कहेंगे और चौथे को N कहेंगे। तो ये वैल्यूज आ जाती है 1, 2, 3, 4 और K, L, M, N। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ शेल के बारे में बताता है, जैसे K है फर्स्ट शेल, इसका साइज छोटा है, देन L का बड़ा है, उसके बाद M का बड़ा है और N का सबसे बड़ा है। इस तरह से एनर्जी ऑफ शेल को देखें तो एनर्जी ऑफ शेल भी इंक्रीज होती है, जैसे K, L, M, N इंक्रीज होता है, ऐसे एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीज होती है। K के बाद L की एनर्जी ज़्यादा होती है, M की उससे ज़्यादा होती है और N की उससे ज़्यादा होती है। देन हम आ जाते हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर पर, जिसको L से डिनोट करते हैं। ये हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, जैसे ये हमें शेल्स के बारे में बताता है ना कि L, M, N के बारे में। एज़िमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में यानी कि S, P, D, F के बारे में बताता है। ठीक है। और इनकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। 0 S के लिए होती है, 1 जो है वो P के लिए होती है, 2 जो है वो D के लिए, इस तरह से 3 जो है वो F के लिए होती है। ठीक है। और ये सब शेल के साथ साथ, क्योंकि सब शेल जो है वो डिफरेंट शेप्स में आते हैं, तो शेप के बारे में भी बताता है। ठीक है। शेप के बारे में ऐसे कि अगर एस सब शेल है तो हमें पता है उसकी स्फेरिकल शेप है, पी है तो उसकी हमें पता है डम्बेल शेप है, डी है तो उसका हमें पता है डबल डम्बेल शेप है, जैसे एफ की कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। ठीक है। तो हम अगर हम पता करना चाहते हैं इन क्वांटम नंबर्स के ज़रिए, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। उसके होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ये पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल में प्रेजेंट है, किस शेल में प्रेजेंट है वो हमें पता चल गया। ठीक है। तो SPDF से हम ये पता लगा लेते हैं कि शेप क्या है, किस शेप में वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम ये लगा लेते हैं पता। ठीक है। देन हमारे पास अगर हमारे पास आ जाए कि L की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम आसान तरीका ये निकालते हैं कि जो L होता है ना वो 0 से लेकर n-1 तक होती है। L की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है। कैसे? अगर वो कहेंगे शेल n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है तो सब शेल फाइंड करें, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको गिवन है n इज इक्वल टू 2। अब वो कह रहे हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर L फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, शेल की वैल्यू गिवन है और सब शेल फाइंड करने, n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करेंगे n-1 में, n में से n यानी कि 2 में से 1 गया, 2 ये था। ठीक है। 2 में से आप क्या किया, 1 गया, तो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। ठीक है। अब 1 उन्होंने कहा है कि 0 से जाना है n-1 तक, n-1 आपके पास आ गया 1। ठीक है। और 0 से 1 में तो कोई मतलब बीच में डिजिट ही नहीं है, तो 0 और 1 दोनों जो हैं वो हमारे पास इस शेल में प्रेजेंट होंगे। n इज इक्वल टू 2 में S और P दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो हमने ये एक चीज़ यहाँ पे देखी, नंबर ऑफ सब शेल, जितने सब शेल आए हैं यानी कि S और P दो सब शेल्स आए ना, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ शेल के, जितना हमें गिवन था। यानी कि शेल उतना, जितना शेल का नंबर होगा उतने ही सब शेल्स आएंगे। अगर 1 है फर्स्ट शेल है तो इसमें एक सब शेल प्रेजेंट होगा, अगर 2 सब शेल है तो इसमें 2 शेल है तो इसमें 2 सब शेल प्रेजेंट होंगे, 3 शेल है तो इसमें 3 सब शेल प्रेजेंट होंगे, इस तरह से 4 शेल है तो इसमें 4 सब शेल्स प्रेजेंट होंगे।
तो ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ सब शेल कितने, नंबर सब शेल्स कितने हैं वो इसके इक्वल है कि नंबर ऑफ शेल कितना है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसकी वैल्यू कैसे होगी वो हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे शेल की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, और उसकी होती है, शेल्स का नाम होते हैं KLMN। इनमें सब शेल प्रेजेंट होते हैं SPDF। ठीक है, इसी तरह से SPDF के आगे देखेंगे हम ओरिएंटेशन कैसी है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें ये पता चला कि कौन से शेल्स प्रेजेंट हैं KLMN। अब इनमें सब शेल्स कौन से प्रेजेंट हैं ये पता चला एज़िमुथल क्वांटम नंबर से। अब उनकी ओरिएंटेशन कैसी है और उन सब शेल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। जैसे S है ना, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है, P है तो इसमें 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह से ये D है तो इसमें 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह से F है तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो ये अब हमें कैसे पता चलेगी, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हमें कैसे पता चलेंगे, तो इसके लिए होता है -L से लेकर M तक और M से लेकर +L तक। ठीक है, तो 1, ठीक है 1, अब इसको -L लिखा हुआ है यानी कि इस वैल्यू को -1 में लिख देंगे। ठीक है, माइनस में लिख दिया। अब फिर उन्होंने कहा है -L से +L में जाए, यानी कि -1 से लेकर +1 तक जितनी भी काउंटिंग है वो लिख देंगे। तो आता ही एक नंबर है 0 आता है तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है, अब 2 को हम क्या करेंगे, माइनस से लेकर प्लस तक जितनी भी -2 से +2 तक वैल्यूज आती हैं वो लिख देंगे। तो -2 से +2 तक कितने आते हैं, -2 आता है, -1 आता है, फिर देन 0 आ जाता है, +1 आ जाता है, +2 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही 3 माइनस से लेकर प्लस तक जितने भी आ जाएंगे वो लिख देंगे। -3 -2 -1 फिर 0 1 2 और फिर 3। ठीक है, ये 3 आ जाता है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट हैं इसमें। ठीक है, इससे हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे आगे। जैसे वो देते हैं कि MCQs आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें सेकंड शेल में। सेकंड शेल हमने लिखा n = 2। L फाइंड करने का क्या तरीका था कि L की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर n-1 तक होगी। n क्या था हमारे पास 2, तो 2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 2 में से 1 निकाले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 0 और 1 इसके क्या आ जाएंगे, सब शेल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम m लिख लेते हैं। m कैसे हम लिखते हैं कि जो सब शेल्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम एक बार माइनस में एक बार प्लस में और जितनी भी वैल्यूज उनके दरमियान में आती हैं वो लिखते हैं। ठीक है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखते हैं और जितनी वैल्यूज उनके दरमियान में आती हैं वो लिखते हैं। ठीक है, 0 था तो 0 ही लिख दिया। ठीक है, अब 1 था तो पहले माइनस में लिखेंगे और फिर 1 को प्लस में लिखेंगे, और -1 और +1 के दरमियान एक 0 ही आता है तो 0 लिख दिया। इस तरह से हमने शेल की फाइंड कर लिया। इस तरह से हम m कैसे लिखते हैं कि जो हमारे पास सब शेल की वैल्यू आई होती है उसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में और जितनी भी उसके दरमियान में वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, 0 से लेकर n-1, और ये याद रख लेना, फिर आपको याद रहेगा कि हमने इसमें करना क्या था। ठीक है, तो फिर अब आ जाते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब ये एक s सब शेल था, एक इसका हमने ऑर्बिटल बना दिया क्योंकि यहाँ पे 0 यानी कि एक ही ऑर्बिटल आया है, तो यहाँ पे हमने बॉक्स सा बना देते हैं। इसके लिए 1 2 और 3 बॉक्स बनाएंगे क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स आए हैं, तो 1 2 और 3 बॉक्स बना दिया। अब हमें ये बात तो पता ही है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जब हम पुट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट स्पिन के साथ हम पुट करते हैं, यानी कि एक को हम ऐसे रखेंगे तो दूसरे को उल्टा करके रखेंगे। ठीक है, ऑपोजिट स्पिन के साथ पुट करते हैं। इस तरह से इस ऑर्बिटल में भी हमने ऑपोजिट स्पिन के साथ, इस में भी ऑर्बिटल में भी ऑपोजिट स्पिन के साथ, और इस ऑर्बिटल में भी हमने ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए। ठीक है, अब हम गिन लेते हैं 1 2, इसमें है 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये तो एक लेंथी तरीका हो गया फाइंड करने का, जो एक एग्जैक्ट तरीका है। ठीक है, ठीक है, इससे मुझे लगता है कि आंसर गलत नहीं आएगा क्योंकि हम एक सही तरीके से चलेंगे और हमें फार्मूलाज ज़्यादा ट्रिकी, क्योंकि ट्रिक्स जो होती हैं ना उनके फार्मूला भूलने के भी चांसेस हैं कि हम गलत फार्मूला लगा दें। अच्छा, लेकिन ट्रिक हमारे पास ये है इसकी 2 × 2L + 1। L की वैल्यू सबसे पहले हमें ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा कि सब शेल कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो n = 2 हम ले लेंगे और 2 के बाद हम 0 और 1 फाइंड करेंगे, और 0 और 1 के बाद हम फार्मूला लगा सकते हैं कि फार्मूला क्या है हमारे पास 2 × 2L + 1। L की वैल्यू पुट करेंगे 0। ठीक है, 0 पुट कर लें, फिर 2 × 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। बाहर हमारे पास क्या था, 2 था, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। 2 × 1 क्या हुआ, 2 हो गया। L की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जब 1 पुट करेंगे तो 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, और +1 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 लिख लिया। इस तरह से बाय 2 था तो 2 3 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, और 6 और 2 को जब इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 8 आ जाएंगे।
इस फॉर्मूले के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं कि सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल कितने हैं, ये फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि शेल के निकालने थे तो सबसे पहले हमने सब शेल निकाल लिए, फिर हमने ये फार्मूला लगा दिया। तो आपने याद रख लेना ये किसके लिए फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल के लिए फार्मूला है, ठीक है। 2 × 2l+1। ओके, नेक्स्ट चलते फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल, n = 3 आ गया। फिर हमने l निकालना है, तो 0 से लेकर n-1 तक जितने भी नंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे। तो n-1 हमारे पास क्या आ रहा है, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि 0 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर्स हैं लिख लेंगे। 0 लिखा, 1 लिखा और 2 लिखा, बस इतने ही नंबर आ रहे थे, ठीक है। m का क्या होता है, हमारे पास -l से लेकर +l तक जितने भी हैं वो लिखने होते हैं। 0 का तो 0 ही आएगा। अब 1 को -l से +l तक, यानी कि 1 को एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और जितने इसके दरमियान में आ रहे हैं वो लिख लेंगे। इसके बाद 2 को एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और जितने इसके दरमियान में नंबर्स आ गए वो सारे हमने लिख लिए। तो ये हमें पता चल गई उसकी ओरिएंटेशन, ये हम इसकी शेल्स सब शेल्स पता चल गए और ये हम इसका शेल पता चल गया, ठीक हो गया। अब हम इसके देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ओरिएंटेशन थी तो हमने एक बॉक्स ड्रा किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए, 3 थे डब्बे, 3 ड्रा कर दिए, 5 थे तो 5 हम ड्रा किए और इस तरह से जब सबको प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। देख लेते हैं 1 2, ये 2 हमने लिखा, 1 2 3 4 5 6 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा और टोटल हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। इसी तरह से अब हम इसको ट्रिक के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि शेल गिवन है हमारे पास फार्मूला जो है वो सब शेल का है, तो हम सब शेल्स तो निकाल लिया हमने यहाँ से, ठीक है। निकालने के बाद हमने 0 1 2 करके लिख लिया। अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 × 2l+1। l की वैल्यू 0 है तो हम 0 पुट कर लेंगे, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2l है तो 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 3 लगा लिखा और बाय 2 था तो 2 लिखा। 2 3 टाइम क्या आ गया, 6 आ गया तो 6 लिख लिया। ओके, देन 2 × 2l+1, l की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 टाइम क्या आ जाएगा, 2 टाइम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 × 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 6 और 2 दोबारा से वही 18 आंसर आ गया। तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, इस ट्रिक के ज़रिए भी, और ये सिंपल तरीका जो है फाइंड करने का, इसके ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन n = 2, m = 0 एंड s = +1 2। अब कंडीशंस भी दे दी इन्होंने, पहले सिर्फ n = 2 देते थे, अब m = 2 0 हो और s = 1/2 हो और पॉजिटिव स्पिन हो उसकी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू तो 2 लगा लेंगे, ठीक है। इसके लिए l फाइंड कर लेते हैं पहले। l क्या होता है हमारे पास, 0 से लेकर n-1 तक, तो 0 n-1 हमारे पास क्या आ गया, 2 में से 1 निकाले तो 1, 0 से 1 तक जितने भी नंबर हैं वो लिख लेंगे। तो 0 से 1 तक बस 2 ही नंबर हैं, 0 और 1 ही है, वो लिख लिया। उसके बाद हमारे पास m क्या आ जाता है, m आता है हमारे पास जो l आया है ना उसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखते हैं और उसके दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो लिखते हैं। तो 0 ही रहेगा और l को एक बार माइनस में लिखा, फिर एक बार प्लस में लिखा और जितने भी नंबर उसके दरमियान में आए वो लिख लिए, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, बॉक्स ड्रा करते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स पुट कर लेते हैं। इसका एक ही था तो हमने एक ही ड्रा किया, 3 थे तो 3 ड्रा किए और उन सब में इलेक्ट्रॉन्स पुट कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा n = 2, ठीक है, n = 2 के लिए हम फाइंड करें, ये तो ठीक हो गया। m = 0, m = 0 यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक ऊपर वाला और एक इसका दरमियान वाला, इसके लिए हमने करना है, ठीक हो गया। यानी कि बाकी ये और ये जो है साइड वाले जो है वो कैंसिल हो गए। s = +1/2 यानी कि एक स्पिन लेनी है, ठीक है, दोनों स्पिन नहीं, एक होती है ना, एक स्पिन जो होती है ये वाली फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है तो ये वाली क्या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। उन्होंने कहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक ले लें, ठीक है, पॉजिटिव स्पिन वाला ले लें। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, क्योंकि हमने 0 वाले में से m = 0 में से लेना था, तो m = 0 ये है, m = 0 ये है और पॉजिटिव स्पिन लेनी थी तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन 1 1 के इतना हो गए 2 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें, जब n = 2 था और m मॉड जो था 1 था। मॉड का मतलब होता है अगर नेगेटिव साइन है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, मॉड का मतलब होता है, ठीक है।
अच्छा, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने पहले फाइंड कर लिया सिंपल तरीके से, n इज इक्वल टू 2 लिखा। l हमारे पास होता है 0 से लेकर n माइनस 1 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं। n हमारे पास क्या था, 2 था, तो 2 में से 1 निकाले, 1 आ गया। 0 से 1 तक जितने नंबर आ गए यानी कि 0 और 1 टोटल, ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि m मॉड जो है 1 हो। चलो इसको फिलहाल छोड़ते हैं, m की वैल्यू हम लिखते हैं सिंपल, 0 तो 0 ही आएगा। 0 क्या होता है, m क्या होता है, माइनस से लेकर प्लस तक, ठीक है, 0 तो 0 ही आ जाएगा, सही है। लेकिन 1 क्या आएगा, 1 माइनस 1 से लेकर प्लस 1 तक, और इनमें जितने भी नंबर आ रहे हैं यानी कि 0 आ जाएगा बीच में, ठीक है। ओके, देन हम क्या करेंगे, बॉक्स ड्रा करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉक्स ड्रा किए और तकरीबन 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा मॉड इज इक्वल टू 1, यानी उन्होंने कहा था मॉड 1 के लिए, यानी कि अब n इज इक्वल टू 2 हो, ठीक है, l जो भी हो उनको मसला नहीं है, m लेकिन जो है वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं, सिर्फ 1। और कौन सा 1, जो मॉड वाला हो, यानी कि अगर -1 भी होगा ना तो वो +1 में चेंज हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये -1 के लिए वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हम ले सकते हैं, +1 वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। तो हमने ये लिया और ये लिया, ठीक है, इसको ले लिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाते हैं जब n इज इक्वल टू 2 होता है और मॉड m इज इक्वल टू 1 होता है। अब उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें व्हेन n इज इक्वल टू 2 मॉड m n इज इक्वल टू 3 एंड मॉड m इज इक्वल टू 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, लिख लिया। l क्या होगा, 0 से n माइनस 1 तक, n माइनस 1 वापस क्या आ रहा है, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 0 से यानी कि 2 तक, 0 1 2 आ गया, ठीक है। m की वैल्यू लिख लेंगे, फिर 0 जो है वो 0 ही होता है। m क्या होता है, -l से +l तक, तो -l यानी कि 1 माइनस में लिखना है एक बार, प्लस में लिखना है, और जितनी वैल्यू आ रही है इसके दरमियान में 0 ही आता है टोटल। और इस तरह से 2 को भी -2 में और +2 में लिखना है, और जितनी वैल्यूज इसके दरमियान में आ रही हैं वो सारी लिख देनी है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स पुट कर लेने, एक ऑर्बिटल था 2 इलेक्ट्रॉन पुट किए, 3 ऑर्बिटल से 6 इलेक्ट्रॉन टोटल पुट किए, 5 ऑर्बिटल से 10 इलेक्ट्रॉन टोटल पुट कर लिए, ठीक है। तो क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद ऑपोजिट स्पिन। ओके, ये हमने पुट कर लिया। फिर उन्होंने कहा मॉड m 1 होना चाहिए, यानी कि 0 वाला कैंसिल, 0 वाला कैंसिल, 0 वाला कैंसिल, -2 वाला कैंसिल, +2 वाला कैंसिल, -1 वाला लेकिन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि मॉड m है, तो जो -1 है वो भी +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, 2 और 2 4 हो गए, फिर 2 6 हो गए और 2 8 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। मैंने आपको बताया हुआ था द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हुई जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा, यानी कि मैग्नेटिक की फील्ड के अंदर जब एटम को रखा तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो और स्प्लिट हो गई, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले याद करवा दिया था कि आपने याद रख लेना है जी एम ई और एस, ठीक है। तो जी यानी कि जीमन इफेक्ट कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में कौन सा इफेक्ट है, जीमन इफेक्ट, ओके। तो इस केस में हम इसको टिक कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रॉम द गिवन सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर नो नंबर, अच्छा, द वन दैट इज इनकॉन्सिस्टेंट विद द थ्योरी इज, अच्छा अब हम देख लेते हैं कैसे इनकॉन्सिस्टेंट है थ्योरी के साथ। उन्होंने कहा एन अगर हमारे पास इज इक्वल टू 3 था, ठीक हो गया, तो एल इज इक्वल टू 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। एल की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है, यानी कि 3 से एक कम तो हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ तक ठीक है, ठीक है। पहले हम एल चेक करेंगे सिर्फ इसका। फिर n इज इक्वल टू अगर 4 है तो एल इज इक्वल टू 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। n इज इक्वल टू 2 है तो एल इज इक्वल टू 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक कम तो हो सकता है, मैंने कहा एक बराबर या ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। तो n से एक कम हो सकता है लेकिन उसके बराबर या एक ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये यहाँ तक ये वाली चीज़ करेक्ट जा रही है, और 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, तो ये भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक करेक्ट हैं सारे, ठीक हो गया। अब हम m की वैल्यूज़ को चेक करते हैं। m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो l की वैल्यू आई है वो माइनस में और माइनस से लेकर प्लस तक, ठीक है। तो l की वैल्यू क्योंकि 2 आई है तो -2 से +2 तक होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे -3 गिवन है, तो ये हो गया
इनकरेक्ट हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट विद द थेरी, यानी कि थेरी के साथ जो नहीं जा रहा, तो ये हमारा थेरी के साथ नहीं जा रहा। जबकि आगे देखें तो -3 से +3 तक होना चाहिए, यहाँ पे +3 लिखा हुआ है। -1 से +1 तक होना चाहिए, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है जो -1 और +1 के दरमियान में आता है। -3 से +3 तक होना चाहिए था, जो 2 लिखा हुआ है जो -3 के बाद -2 -1 देन 0 फिर +1 +2, तो ये +2 हमारे पास लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव स्पिन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ गया, ये वाला करेक्ट हो गया कि ये जो है वो थ्योरी के साथ नहीं जा रहा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेंगे। विच कम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर एन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम डज नॉट प्रोवाइड अ परमिसिबल सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। वही बात आ रही है दोबारा से कि एन की वैल्यू अगर 3 है सब की, तो क्या एल की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू से एक कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा या बराबर नहीं हो सकती। तो ये ऐसा ही है, कम है जी, ये भी कम है, लेकिन ये बराबर आ गई है, n-1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो थ्योरी के साथ नहीं जा रहा, तो ये वाला हमारे पास टिक आ जाएगा। Following quantum numbers are possible for how many orbitals? n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to +2। तो ये मैंने सॉल्व थोड़ा सा किया हुआ है। अगर n is equal to 3 होगा तो l के आ जाएंगे 0 से n-1 तक। तो 0 से लेकर n-1 यानी कि 3 में से 1 निकाले तो 2, तो 0 से लेकर 2 तक यानी कि 0, 1 और 2 आ गया। तो SPD आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि m निकालें। ठीक है, और 2 में d का 2 वैल्यू है और 2 के लिए -2 से 2 तक लिखते हैं, तो यहाँ पे +2 आ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इस वाले में, ये सिर्फ एक ऑर्बिटल के लिए जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, +2 वाला n = 3, l = 2 और m = +2 जो है वो एक ही ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है। तो ये 1 पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 से 1 में हुई तो क्या हुआ। ठीक है, ये मैंने इसके लिए किया। फिर 3 से 1, तो 3 से 1 मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, 3 से 1 ठीक हो गया। 4 से 1 हुई तो मैंने 4 से 1 की लाइन ड्रॉ कर ली, 4 से 1 ठीक हो गया जी। 4 से 2 की लाइन ड्रॉ कर ली तो 4 से 2। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी आएगी, जिसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी कि ई और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। तो 4 और 1 वाला को हम टिक कर देंगे। ठीक है, ये टिक हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये हमने पढ़ा फॉर 11 इलेक्ट्रॉन द वेव नंबर ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोपोर्शनल टू, या फार्मूला दिमाग में रख लें तो आपको याद आ जाएगा 1/λ/z², 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन स्फेरिकल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन स्फेरिकल शेल यानी कि स्फेरिकल नहीं होगा, तो इसका मतलब है स्फेरिकल किसका होता है, एस का होता है, हमें पता है, हमने देखा था। तो देखिए, हमने देखा था कि एस का स्फेरिकल होता है, बाकी पी का डम्बेल होता है, टी का डम्बेल, डबल डम्बेल, एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी कि नॉन स्फेरिकल का मतलब है ये सब हो सकते हैं लेकिन एस ना हो जिसका। तो एस किसका नहीं है, आखिरी वाला किसका एस नहीं है, हीलियम का एस ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम 1s2 होता है, बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 1s2 2s2, ये भी नॉन स्फेरिकल नहीं है। उसके बाद लिथियम अगर देखें तो 1s2 और 2s1 होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी नॉन स्फेरिकल नहीं है, ये स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल। एल्यूमिनियम जो होता है 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, तो p आ जाता है, तो नॉन स्फेरिकल यही है। इसी तरह से अगर दोबारा से देखें नॉन स्फेरिकल कौन सा नहीं है, तो हीलियम हमें पता है नॉन स्फेरिकल है आई मीन, तो बेरिलियम भी स्फेरिकल है, लिथियम भी स्फेरिकल है, तो बोरोन हमारे पास क्या होगा, नॉन स्फेरिकल होगा। मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 में आता है, तो 1s2 2s2 और 2p1 आता है। ठीक है, तो बोरोन हमारे पास क्या होगा, नॉन स्फेरिकल होगा।